अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्लेनेट की बात करेंगे जो कि पूरा प्लेनेट हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से भरा पड़ा है, लेकिन इसका शानदार रंग मीथेन और दूसरी गैसों की वजह से आता है जो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में मौजूद है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरान होना चाहिए कि ये प्लेनेट बगैर किसी टेलीस्कोप के सिर्फ कागज और कलम की मदद से डिस्कवर किया गया। ये कारनामा आज से 175 साल पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर और यूरोपियन लेवेरिया ने अंजाम देकर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरत में डाल दिया। लेकिन आखिर कैसे, ये जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम नेपच्यून की ग्रेविटी की बात करें तो दोस्तों ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से मात्र 14% ज्यादा है, यानी आपको लगभग वैसा ही ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होगा जिस तरह आपको जमीन में होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें लाइट की तो नेपच्यून सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है। इसकी तफसील में जाने से पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों सूरज से नेपच्यून का डिस्टेंस 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है और हमारी अर्थ से सूरज का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है और ये डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। यानी कि नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लेनेट होने की वजह से इस पर सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पर आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, जैसा कि आपको शाम के वक्त हमारे जमीन पर लगता है। दोस्तों अभी हम इसकी तह में जाते हैं कि ये दरियाफ्त कैसे हुआ और किसने किया। जमाने मशहूर फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन के सामने एक सेब दरख्त से टूटकर जमीन पर गिरा था। ये देखकर वो इस सोच में गुम हो गए कि ये दरख्त नीचे क्यों आया, ऊपर या साइडों में ही तो जा सकता था। इसी वाक़े की बुनियाद पर उन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ बनाया और जिसके मुताबिक जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी फोर्स ज्यादा होगी और अपने कम मैस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यही ग्रेविटेशनल लॉ पूरे सोलर सिस्टम और यूनिवर्स में अप्लाई होता है। इसकी सबसे बड़ी और आसान एग्जांपल हमारे सोलर सिस्टम की है। सूरज के गिर्द घूमने वाले तमाम प्लैनेट्स सूरज से छोटे हैं, इसी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक खास ऑर्बिट में इसके गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा चांद भी इस ग्रेविटेशनल लॉ के तहत जमीन के गिर्द चक्कर लगाता रहता है। जमीन जो चांद से कई गुना बड़ी है वो चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरी तरफ चांद बेशक ही छोटा है लेकिन कुछ न कुछ ग्रेविटी इसकी भी है। इसी ग्रेविटी की वजह से वो समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से समुद्र में लहरें पैदा होती हैं। अर्थ की ग्रेविटी चांद को अपनी तरफ खींचती है, वहीं इसके ऑर्बिट में गोल चक्कर लगाने की वजह से एक फोर्स पैदा होती है जो उसको बाहर की तरफ धकेलती है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाने की वजह से ही चांद अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में गर्दिश करता है। इस तरीके से ही तमाम प्लैनेट सूरज के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। न्यूटन के इस ग्रेविटेशन लॉ पे कई एक्सपीरियंस हुए और यह साबित हुआ कि हमारी कायनात का पूरा निजाम इसी लॉ पे डिपेंड करता है। साल 1840 में प्लैनेट यूरेनस सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन इस प्लैनेट के इस सियारे के ऑर्बिट में एक अजीब सी गड़बड़ नोटिस की थी। गड़बड़ ये थी कि ये न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ पे पूरी तरह अमल नहीं कर रहा था। ये ऑर्बिट करते हुए एक खास पॉइंट में आकर इधर उधर होने लगता था। ग्रेविटेशन लॉ जिसकी वजह से पूरी यूनिवर्स का सिस्टम चल रहा था, भला सिर्फ एक प्लैनेट इसके खिलाफ कैसे काम कर सकता है। पूरे 60 सालों तक दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स यूरेनस के इस अनोखे अमल को देखकर परेशान थे। इनमें से एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर वेन लेवेरे भी थे। वो सारी रात यूरेनस को स्टडी करते रहते, लेकिन इस पर ग्रेविटेशनल लॉ की हरकत करना और अपने ऑर्बिट से निकल जाना इनकी समझ से भी बाहर था। उसका कहना था कि उस पॉइंट के नजदीक कोई बड़ा प्लेनेट है, लेकिन मसला तो यही था कि किसी को भी इसके आसपास कोई प्लेनेट नजर नहीं आ रहा था। हत्ता कि कुछ एस्ट्रोनॉमर ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया था कि न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ में कुछ चीज मिसिंग है, शायद ये गलत है। लेवेरिया जिन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी स्टार्स और प्लेनेट पे रिसर्च करके गुजारी थी, वो अपनी बात पर डटे रहे कि ग्रेविटेशन लॉ बिल्कुल सही है और यूरेनस को कोई दूसरा प्लेनेट अपनी तरफ से अट्रैक्ट करता है। लेवेरिया मामूल के मुताबिक एक रात को दोबारा आसमान की तरफ देखकर गहरी सोच में मुब्तला थे। अभी उन्होंने एक कागज और कलम उठाया और लंबी चौड़ी मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने में मसरूफ हो गए। जब कैलकुलेशन का रिजल्ट आया तो उन्होंने यूरेनस के पास एक पिन पॉइंट लोकेशन की निशानदेही की। उनका कहना था कि इस पॉइंट पर जरूर कोई दूसरा प्लेनेट यूरेनस के करीब मौजूद है। और न सिर्फ उसकी पोजीशन बल्कि लेवेरिया ने इस प्लेनेट का मास भी कैलकुलेट किया और ये नतीजा निकाला कि इस सीक्रेट प्लेनेट का मास भी यूरेनस जितना ही है। जब उन्होंने ये तमाम डिटेल पब्लिक कर दी तो
तो इस थ्योरी को अपोज करने वाले ने इसका ठीक ठाक मजाक बनाया, लेकिन अच्छे वाले टेलीस्कोप के साथ देखने पर ठीक उसकी बताई हुई जगह पर एक नीला सियारा तैर रहा था। इसकी साइज की बात करें तो हमारी अर्थ जितने इसमें 4 प्लैनेट आ सकते हैं। दोस्तों, लेवेरिया की प्रेडिक्शन बिल्कुल दुरुस्त निकली और सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट दरियाफ्त हो गया, जिसको आज हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। मशहूर जमाना के एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने भी इसको देख रखा था, लेकिन उन्होंने इसको सिर्फ स्टार माना था। उन्होंने स्टार की हैसियत में अपनी ड्राइंग भी किया। इसी वजह से इसको डिस्कवर का सारा क्रेडिट गैलीलियो के बजाय लेवेरिया के पास ही गया। लेवेरिया की इस दरियाफ्त की वजह से उनकी कब्र पर नेपच्यून का स्टेचू भी बनाया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट में इसका इजहार लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।